जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय आपका हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज आप लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में बात की जाएगी। प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी क्लास आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो चुकी हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल समय सीमा कब तक माना जाता है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन 1850 से 1900, 1947 से 1970, 1900 से 1947 या फिर 1900 से 1918। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको। दोस्तों, अगर सही ऑप्शन की बात करें, सही उत्तर की बात करें, तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको 1900 से 1920 या फिर 1922 भी देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सही जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1900 से 1918। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताना है आपको द्विवेदी युग का जो नामकरण है दोस्तों, किसके नाम पर जो है पड़ा है। कौन सा ऑप्शन सही है? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे गलत है, लेकिन इन तीन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, याद कर लेना है दोस्तों, इसका जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? बताइए भाई, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। उत्तर की अगर बात करें तो सी, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कहा है। हर एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहिए तो आप लोग नोट भी करते हुए चलेंगे, नोट्स के तौर पर आपके क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न है दोस्तों, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको। दोस्तों, सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक है, ये हिंदी खड़ी बोली के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनकी जो रचनाएं थीं, जो रचनाएं करते थे, उनमें जो है राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम का एक अनूठा वर्णन करते थे। लोगों को जागरूक करते थे राष्ट्र प्रेम के लिए। इसीलिए इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ये उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। और पूछा जाए किस कृति पे, तो इनकी एक कृति है भारत भारती। भारत भारती। ठीक है, इस रचना पर इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। चलिए प्रश्न उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न दोस्तों, वैदेही वनवास के लेखक बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जितने भी रचनाएं और लेखक संबंधी प्रश्न हैं बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। चलिए, वैदेही वनवास के जो लेखक हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ज्ञान प्रसाद शुक्ल हैं या फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर दोस्तों सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, वैदेही वनवास, वैदेही यानी कि विदेह के जो राजा थे उनकी पुत्री सीता जी, उनको वैदेही कहा गया है। सीता जी राम जी का जब वनवास हुआ था, इस चीज का पूरा इसमें जो है वर्णन किया गया है। लेखक का नाम है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी अगर अन्य जो है रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाएं इनकी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनका नाम है प्रिय प्रवास, रस कलश, अयोध्या का विलाप। ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अयोध्या का विलाप ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लेंगे अयोध्या का विलाप। ये जो इनकी वैदेही वनवास दोस्तों ये रचना है, ये 1940 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। कब? 1940 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं पूछ लिया जाता है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। 18 सर्ग हैं। इस कविता में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। चलिए, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो व्याख्या है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, द्विवेदी युग के जो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? बताइएगा भाई। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। याद कर लेंगे आप लोग, द्विवेदी युग के जो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं अगर पूछा जाएगा तो उत्तर रहेगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है दोस्तों, साकेत में कितने सर्ग हैं? बताइएगा, साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12 या फिर 7? कितने सर्ग हैं? अगर सही उत्तर की बात करें तो 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। अगर इसके लेखक की बात करें तो दोस्तों लेखक का नाम है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण
गुप्त। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाएगा इसके लेखक का भी नाम, तो याद कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। राम कथा पर यह आधारित है दोस्तों, काव्य रचना है। ठीक है, कैसी रचना है? काव्य रचना है। इसमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की त्याग दर्शाया गया है। जब लक्ष्मण जी वनवास गए थे तो उनको त्याग के बारे में जो है पूरा वर्णन किया गया है साकेत। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है बताइएगा? बद्री नारायण चौधरी, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल। कौन सा कवि दोस्तों द्विवेदी युग का है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल जो है द्विवेदी युग के हैं। अगर ए और बी यानी कि बद्रीनाथ चौधरी और राधा कृष्ण की बात करें तो ये लोग जो है भारतेंदु युग के हैं। ये लोग किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग। इसी तरह से अगर जसवंत सिंह की बात करें तो रीतिकालिक कवि हैं, रीतिकाल के। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है बताइएगा? कौन सी रचना दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, वैदेही वनवास। कौन सी रचना इसमें मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रिय प्रवास जो रचना है ये अयोध्या सिंह हरियौध की है, जबकि मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था बताइएगा? 1910, 1911 या फिर 12 या फिर 15? सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यही दोस्तों कृति है जिससे गांधी जी प्रभावित हुए थे और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है बताइएगा? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रज रतन दास, वियोगी हरि। कौन दोस्तों इसके रचनाकार हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक में किस चीज का वर्णन हुआ है अगर कहा जाए तो इसमें वर्णन हुआ था जब श्री कृष्ण जी जो है उद्धव को भेजते थे गोपियों को समझाने के लिए, मथुरा को गोपियों को जो ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजा था, तो उसी पूरी चीज का यहाँ पर वर्णन इसमें किया गया है। चलिए अगला देख लीजिएगा, रत्नाकर किस कवि के साथ जुड़ा है बताइएगा? रत्नाकर जो है वो किस कवि के साथ जुड़ा है बताना है आपको। दोस्तों ये जुड़ा है जगन्नाथ के साथ, जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इनकी जो भाषा थी वो कौन थी? ब्रज भाषा। चलिए उद्धव शतक में कितने छंद है पूछा गया है भाई, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो छंद हैं 116, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है, आधुनिक काल में के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थीं? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं दोस्तों किस भाषा में लिखी जाती थीं? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, या ब्रज और अवधी दोनों में? बताइएगा कौन सा उत्तर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल उत्तर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली में। चलिए अगला देख लीजिएगा। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये जो है काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं बताइएगा भाई? ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये किसकी हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक की हैं। किसकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। खंड काव्य इनका जो है प्रेम खंड काव्य से ली गई हैं, जो कि 1886 का है। किसका है? 1886 का है। एकांतवासी योगी खंड काव्य इनका जो है। क्या खंड काव्य का नाम है? एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, ये इनका खंड काव्य है जिससे पंक्तियां ली गई हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है बताइएगा? कौन सी रचना दोस्तों श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, या फिर भारत गीत, कश्मीर सुषमा, या फिर गंगावतरण? कौन सी रचना? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये किसकी है? ये दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है बताइएगा? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, या फिर जयशंकर प्रसाद? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पंचवटी खंड काव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। इसकी रचना उन्होंने 1982 ईस्वी में की थी। इसमें वर्णन हुआ राम सीता लक्ष्मण का, जब वो लोग पंचवटी में रहते थे, वहां पर जो भी हुआ था इसका वर्णन इन्होंने किया है। चलिए, और सुपर्णका का भी वर्णन हुआ था इस जो है खंड काव्य में। अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है बताइएगा? पथिक किसका काव्य संग्रह है दोस्तों? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह है। 1920 ईस्वी का है। कब का है? तो 1920 ईस्वी का है। और अगला अगर प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है बताइएगा? जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है बताना है आपको। दोस्तों ये खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम कवि कौन है बताइएगा? ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। आधुनिक काल में जो है ब्रज भाषा का अंतिम कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर श्रीधर पाठक? कौन सा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है
सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, आधुनिक काल में ब्रज भाषा के जो अंतिम कवि थे वो जगन्नाथ रत्नाकर थे। चलिए अगला देख लीजिएगा प्रश्न। तो प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा, साकेत की जो रचना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों उर्मिला को महत्व देना। उर्मिला को महत्व देना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है राम के साथ जब लक्ष्मण जाते हैं वनवास को, तब उर्मिला की विरह वेदना और उर्मिला के त्याग का पूरा वर्णन किया गया, इसलिए उर्मिला को महत्व देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये भारत भारती से लिया गया है, ये जो कथन है ये भारत भारती का है, ठीक है, भारत भारती। ये किसकी रचना है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। 1912 में इन्होंने इसकी रचना जो है की थी। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति को छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी कृति है? उद्धव शतक, गीतावली, भ्रमर गीत, रसमृति, कौन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। इसीलिए अगर हम लोग आगे बात करें, भ्रमर गीत तो ये सूरदास की है। किसकी है भाई? सूरदास की है। रश्मिरथी की अगर हम लोग बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। गीतावली किसकी है? आप सभी को पता होगा, तुलसीदास की है भाई, तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के साथ हुआ है? बताइएगा। अभी आपने पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, लक्ष्मण और उर्मिला का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बताइएगा, नवीन किस कवि का उपनाम है, आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा का। किसका? बालकृष्ण शर्मा का जो है उपनाम नवीन है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जिसने भी क्लास को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर देंगे।